गए अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विस से। बहुत बहुत स्वागत अमोल आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हम अब जो है वो तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक राय मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम तमाम स्कीम्स के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में निवेश को लेके क्या बदलाव पोस्ट कोविड आप देख रहे हैं? क्या कोई ज्यादा जागरूकता आई है? सबसे पहली बात, धन्यवाद इस शो पे हमेशा के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये मौका देने के लिए व्यूअर से बात करने का। ये काफी अच्छा सवाल आपने पूछा है। कोविड के बाद एक चीज, दो तीन चीजें मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। खास करके सबसे पहली बात, हर कोई जानता है कि एक डिजिटाइजेशन, या आप अपने मोबाइल ऐप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन जाके आप जो इन्वेस्ट पहले नहीं कर पाते थे, आप वो आज कर पाते हैं। क्योंकि बीच में पिछले कई सालों से आपका पैन आधार लिंकिंग की भी प्रक्रिया भी चालू है, आपका मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक्ड है, और कई जगह हमने देखा है कि केवाईसी भी मोबाइल के द्वारा आप अभी म्यूचुअल फंड के लिए ऑनलाइन फुल्ली डिजिटल केवाईसी भी आप कर सकते हैं। सो डिजिटाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये एक जरूर बदलाव आया है। और दूसरा बदलाव मैं जरूर एक कहना चाहूंगा, कोविड जैसे हम जानते हैं वैश्विक महामारी थी, तो लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति एक जो चीज है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं आएगी, लेकिन स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाए तो आपको किन मुश्किलों का सामना, अगर आपके पास पर्याप्त राशि धनराशि नहीं है तो किस चीजों का सामना कर सकता है। तो लोगों के बारे में एक इमरजेंसी फंड के लिए भी काफी जागरूकता बढ़ी है, और उसके ऊपर लोग अपना आगे भी चल रहे हैं। इमरजेंसी फंड के बारे में भी हमको काफी सवाल इन्वेस्टर से आते हैं और हम उनकी मदद करते हैं कैसे अपना इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड भी एक आपके इन्वेस्टमेंट का जरिया साधन होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई मुश्किल समय में आपको शायद वो धनराशि का उपयोग हो सके और कोई भी मुश्किल टाली जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए अब फटाफट से कॉलर्स की ओर बढ़ते हैं। विवेक सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल, कहां से हैं आप? ये जानना था कि मेरा अभी करंट पोर्टफोलियो में कैनरा रेविको ब्लू चिप है 2000, पराग पैरिक है 4000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है 2000 और कैनरा स्मॉल कैप है 1000। तो मुझे अभी जानना था कि सर मैं अभी एक मिड कैप फंड और ऐड करूं या स्मॉल कैप स्मॉल कैप फंड का और एसआईपी इंक्रीज कर दूं, ये जानना था। ठीक है, तो आपने अपने सवाल हम तक पहुंचा दिए। बताएं अमोल जी, क्या करना चाहिए इन्हें, और आपके पास इनकी पूरी प्रोफाइल होगी। जी है, इन्होंने अपने एसआईपी जो 10,000 रुपए का दिया है, 4 स्कीम्स है उनके। सबसे पहले तो मिस्टर विवेक सिंह, आपने अपना पोर्टफोलियो काफी हद तक डाइवर्सिफाइड रखा है। डाइवर्सिफिकेशन की दो चीजें होती है, एक एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, जिसे आपके पास डेट, फिक्स्ड इनकम, पीपीएफ, एफडी, वो एक डेट या फिक्स्ड इनकम तरह के एसेट्स होते हैं। और दूसरा इक्विटी, गोल्ड, ये बाकी इधर प्रकार के एसेट्स भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है विद इन वन एसेट क्लास, जैसे इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह का भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो आपने अपने स्कीम्स लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन की चुनी है, तो ये काफी अच्छा आपने स्कीम्स का चुनाव किया है। आगे जाके दो तीन सलाह मेरी रहेगी इसके ऊपर। एक तो करंटली ऑल द स्कीम्स आर परफॉर्मिंग वेल ऑन अ शॉर्ट टर्म होराइजन एज वेल एज लॉन्ग टर्म होराइजन, ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है कि मुझे एसआईपी बढ़ाना है, बढ़ाऊं क्या? तो ये इसका सबसे आसान आंसर ये है, अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो आप अपना एसआईपी जरूर बढ़ाएं। और तीसरी बात आपने पूछा, इसमें आप मिड कैप फंड ऐड करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से 10,000 रुपए का अगर आपका एसआईपी है और इसमें आप 4 स्कीम, काफी आपने मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, तो मेरे हिसाब से अभी इसमें तुरंत कोई भी एक मिड कैप या नई कैटेगरी ऐड करने की खास करके इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, 2 मिनट पहले मैंने बताया था, आप एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू अपनी स्कीम्स का करते रहिए। और अगर उस टाइम पे छाटनी अगर किसी स्कीम की करनी पड़े, तब आप एक स्कीम कम करके मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये एक मिड कैप स्कीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मिड कैप एक्सपोजर जरूरी लगता है तो। बिल्कुल, तो ये है आपको सलाह। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। प्रशांत ढुमुरे हैं, और प्रशांत जी पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मेरे पास अभी राइट नो 7 पर तो आपको मैंने डिटेल दिया हुआ है, उसमें से एक टाटा बैंकिंग फाइनेंशियल एंड सर्विसेज का एक है, और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, और मेरा एसेट के दो है, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी और एक टैक्स सेवर, और सिमिलरली एक्सेस का भी एक लॉन्ग टर्म है और ब्लू चिप का एक है।
तो इनमें 7 में से मैं एक फंड से रिडीम कर चुका हूँ, जो ब्लू चिप फंड जो है एक्सिस का, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, 9% का कुछ रिटर्न था, और मैं 80,000 के कैश पे हूँ अभी फिलहाल। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे इनमें से ही कंटिन्यू करना है या फिर कोई और बेटर फंड में चूज कर सकता हूँ। अभी राइट नाउ मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने 3 साल से स्टार्टअप किया था, और अभी तक का कॉर्पस जो है 7.5 लाख रुपए का कॉर्पस है, एट द रेट ठीक है। ऑफ 14.86 एब्सोल्यूट रिटर्न, अभी एनुअल रिटर्न। तो मीन टाइम ठीक। एक अपडेट दे दूं कि ये मतलब 15 दिन में एक 15,000 का निवेश मैंने स्टार्टअप किया हुआ है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मीड एंड लॉन्ग टर्म के लिए है। और दूसरा था कि मेरा एसेट टैक्स सेवर में 6,000, तो ये मेरा अभी तक का इन्वेस्टमेंट है। और बाकी मैंने जो शेयर में वगैरह किया हुआ है वो मैंने डिटेल दिया हुआ है। LIC में 25,000 करते हैं, वो भी है। ठीक है, आपकी तमाम डिटेल्स भी और आपने बहुत बेहतर तरीके से सारी बातें रख भी दी। बताएं अमोल जी, क्या करना चाहिए इन्हें? जी, प्रशांत ढूमरे साहब के जो 2 सवाल है, इनका हम बारी बारी से जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, हमको जो सवाल उन्होंने भेजा था, सजेस्ट गोल्ड ETF एंड टैक्स सेविंग ऑप्शन। तो सबसे पहली बात, गोल्ड ETF जैसा कि हम जानते हैं, सोना, गोल्ड, अगर इस प्रेशियस मेटल में आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के तौर पे निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 उपाय है, ऑप्शन है। एक गोल्ड ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है, और डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से ही आप ETF बाय या सेल कर सकते हैं। तो इनका सवाल था कौन सा गोल्ड ETF अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको, प्रशांत जी, आप चूज कर सकते हैं निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज ETF। ये मेरे हिसाब से गोल्ड ETF सबसे पुराना और सबसे ज्यादा जिसकी AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ऐसा है। और सबसे ज्यादा AUM होने के चलते इसमें मार्केट में जब आप बाय एंड सेल करने जाएंगे तो इसमें आपको लिक्विडिटी अच्छी तरीके से मिल सकती है। लेकिन अगर आपका होराइजन अगर 5 साल या 8 साल के आसपास है प्रशांत जी, तो आप, मेरा सुझाव ये रहेगा, जबकि आपने गोल्ड ETF के बारे में पूछा है, लेकिन आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइस मूवमेंट तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट भी उसमें मिलता है। ये गोल्ड बीज या किसी भी तरह के गोल्ड ETF का ये फीचर नहीं है। SGB आप कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरा, आपने टैक्स सेविंग ऑप्शन पूछा है, ATC, ये अगर अंडर सेक्शन 80C की अगर बात करें तो उसमें आपका लगभग 24 से 25,000 रुपए LIC जाता है। मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 आपके पास अभी फर्दर विंडो है इन्वेस्ट करने की। 10 से 11,000 रुपए का आप ELSS में SIP के द्वारा लमसम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप SIP के द्वारा निवेश कर सकते हैं। और अगर स्कीम आप मुझसे पूछेंगे तो ये 10-12,000 रुपए के SIP के लिए मैं आपको बंधन टैक्स एडवांटेज फंड में निवेश करने की सलाह दे सकता हूं, SIP मोड से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी तमाम शंकाओं का समाधान हुआ होगा। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। सावन शाह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सावन जी, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। कहां से बात कर रहे हैं और पूछें अपना सवाल। सर, मैं कच्छ भुज से बात कर रहा हूँ। जी, पूछें अपना सवाल। अच्छा सर, मुझे ये जानना था, लॉन्ग टर्म में अगर SIP हमारा चालू है तो उसके रिगार्डिंग आगे हमको टैक्स का कैसे कैलकुलेशन होता है? अगर समझ लो आज जो मैंने जो SIP मेरा 5-10 हजार का चालू है, जो भी अभी वो आफ्टर 10 इयर्स का मुझे उसके ऊपर टैक्स कितना पे करना रहेगा और उसमें उसका टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, तो ये आपका सवाल। अमोल जी, बहुत सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी। बताएं इनको क्या एक्सपर्ट एडवाइस होगी। जी, इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकता हूं, और दूसरा टैक्स फाइलिंग या मुझे टैक्स कितना लगेगा। सो टैक्स बेनिफिट के लिए, अगर सावन जी आपने मेरा पहला उत्तर सुना है आपके जस्ट पहले कॉलर को, तो उनको सुझाव मैंने ये दिया था, आपके पास भी 10-12 साल की अवधि है, तो लॉन्ग टर्म आपके पास निवेश करने का समय हाथ में है। तो ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स सेविंग के लिए आप निवेश करके शुरू कर सकते हैं। ये तो हुई सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आपका सवाल ये था टैक्स फाइलिंग में कैसे करूंगा या मुझे टैक्स की कितनी लागत होगी। तो इसके 2-3 पहलू है। सबसे पहला पहलू यह है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह की स्कीम्स होती है जिससे आपका टैक्स निर्धारित होता है। पहली होती है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम और दूसरी होती है नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में लॉन्ग टर्म का टैक्सेशन होता है, बियॉन्ड 3 इयर्स है तो इंडेक्सेशन के बाद फ्लैट 20%।
और बिलो 3 इयर्स होता है तो आपका जो भी कैपिटल गेन है वो आपके इनकम में जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं एडेड टू द इनकम। लेकिन मेरे ख्याल से आपका एसआईपी है, 10-12 साल का आपके पास समय है, तो आपने शायद इक्विटी फंड की आप बात कर रहे हैं। तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मात्र 10% होता है। एक साल ये लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है। आपके 10-12 साल के अनुसार मेरे ख्याल से आपका सारा गेन लॉन्ग टर्म हो सकता है जब आप 12 साल के बाद विड्रॉ करेंगे। उसमें भी एक है 10% टैक्स लगने के लिए भी आपका पहला 1 लाख रुपए कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। मतलब मान लीजिए आपका 4 लाख रुपए कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख रुपए उसमें से राशि डिडक्ट या माइनस की जाएगी कैलकुलेशन के लिए, और केवल 3 लाख रुपए पे आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 10% से आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 30,000 की राशि आती है। डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज 10-12 साल के बाद कौन से टैक्स लॉ हो सकते हैं इसके ऊपर भी ये निर्धारित है। लेकिन मेरा सवाल ये आज की स्थिति से परिपूर्ण है। आपको शायद इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बहुत से पहलू पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अमोल सर, निवेश के दुनिया में गुरु मंत्र बहुत मायने रखता है, तो आप बताएं आज आपका गुरु मंत्र क्या है? देखिए, 2-3 सवाल, 3-4 सवाल हमने अब तक जवाब दिया है। काफी लोग एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा आज का गुरु मंत्र ये रहेगा कि जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, अगर आप प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, तो आपकी बिजनेस में तरक्की होगी, आपकी आमदनी बढ़ सकती है 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद। अगर आप एक एम्प्लॉयड है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो भी सालाना मेरे ख्याल से एनुअल रेज या इंक्रीमेंट भी होता है काफी सारी जगह पे। तो अपनी आमदनी बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग, महंगाई अगर है, उनका महंगाई का एक्सपीरियंस है, इन्फ्लेशन अगर है, तो एक तरह से वहां पे थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। दूसरा, हम सब लोग अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब करते करते हमें ये नहीं बिल्कुल भूलना है कि मुझे जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफस्टाइल आज बढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मेरी एक्टिव इनकम या मेरी सैलरी या जॉब 58-60 के बाद जब मेरा बंद हो जाएगा, तब मुझे ये लाइफस्टाइल में जो आज मैंने बढ़ोतरी की है, वही बढ़ोतरी के साथ मुझे आगे जाके कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। दैट मीन्स टू सस्टेन माय एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल आई हैव टू इंक्रीज माय इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंक्रीज करना, अगर आप एसआईपी करते हैं तो बहुत ही एक सिंपल सी चीज है, जिसे एसआईपी स्टेप अप या एसआईपी टॉप अप भी कहा जा सकता है। इसे आप परसेंटेज के तौर पे कर सकते हैं या लमसम अमाउंट से भी कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है, पहले साल आपका अगर एसआईपी 10,000 है, आपकी आमदनी नेक्स्ट ईयर बढ़ जाती है, तो एसआईपी को 11 या 12,000 कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर 13-14, और ऐसे करते करते आप अपने एसआईपी की राशि बढ़ाते रहे, जिससे आपके एंड कॉर्पस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी या इजाफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमोल सर, बहुत ही शानदार चर्चा रही आपके साथ अलग अलग पहलुओं पर, और जाते जाते आपने एक बेहतरीन गुरु मंत्र भी दिया जो हमारे निवेशकों के लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए, जैसा हमने आपसे वादा किया